नमस्कार। हिंदी और अनुवाद इस श्रृंखला के अंतर्गत आपका स्वागत और अभिवादन है। हम इस व्याख्यान माला में हिंदी और अनुवाद शीर्षक के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। आज़ादी के 8 दशक, राजभाषा हिंदी और अनुवाद। हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की आज़ादी के लिए 8 दशक का समय एक लंबा समय होता है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और अब अगर हम देखें तो लगभग 80 साल आज़ादी के बीत गए। लेकिन अभी भी हम राजभाषा यानी राजकाज की भाषा, इसके अंतर्गत आने वाले जो अंतरानुशासन हैं उनमें हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग पर विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम 2047 तक यानी आज़ादी के 100 वर्ष बीतने तक हमारे जो लक्ष्य हैं वह बड़े स्पष्ट हैं कि हम हिंदी में प्रत्येक अनुशासन में प्रारंभ से अंत तक के समस्त कार्यों का निष्पादन करने में सक्षम हो जाएं, दक्ष हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं और संयुक्त राष्ट्र संघ में हम अपने देश का प्रतिनिधित्व अपनी भाषा से कर सकें। उसके लिए भारत सरकार यह व्यवस्था स्वभाषा के महत्व को, मातृभाषा की गरिमा और गौरव को तथा राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संविधान की 8वीं अनुसूची में समाहित की गई 22 राष्ट्र की भाषाएं, इन सब के प्रयोग अनुप्रयोग को बढ़ाने की प्रक्रिया में हम सब की भूमिका रचनात्मक हो, सकारात्मक हो, इस पर व्यवस्था कार्य कर रही है। और हम सब की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं, जिस राष्ट्र के कारण हमारी अस्मिता बनी हुई है, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये जो कुछ मिला है इसी मातृभूमि से, इसी राष्ट्रभूमि से प्राप्त हुआ है। और संविधान जो हम सब के लिए अनुकरणीय है, स्तुत्य है, वंदनीय है, उसके जो प्रावधान हैं राजभाषा को लेकर, उनके प्रति गांभीर्य का बोध हमारे साथ जुड़ना चाहिए। इसीलिए हमने राजभाषा हिंदी के आयामों पर जब चिंतन मनन किया, विचार किया, तो राजभाषा हिंदी का मतलब राजकाज की हिंदी है। और राजकाज का मतलब केवल प्रशासन नहीं है, प्रशासन के अंतर्गत आने वाले अंतरानुशासन भी हैं। उसमें वित्त भी है, वाणिज्य भी है, बीमा भी है, बैंकिंग भी है और दूसरे तमाम क्षेत्र अनुशासन जो किसी भी मंत्रालय में, कार्यालय में अनिवार्यतः होते ही हैं, जिनके बिना हमारा कार्य निष्पादित नहीं हो सकता। उन सब में हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग को, राजभाषा जो केंद्र सरकार की, संघ की समस्त कार्यों के निष्पादन की भाषा है, और राज्यों के स्तर पर वहाँ के राजकाज की आंतरिक स्तर पर भाषा जो है वो उन राज्यों की भाषा है। तो राजभाषा केंद्र की, संघ की, वह हिंदी है। तो राज्य के स्तर पर आंतरिक कार्यों के निष्पादन की राजभाषा वहाँ की, उन राज्यों की भाषा है। किंतु वो राज्य जब केंद्र के साथ किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करते हैं, उसमें हिंदी अनिवार्यतः होती है, होनी चाहिए। और इसके लिए अनेक प्रकार के कोशों का प्रावधान, कोशों की सृजन प्रक्रिया, इसको प्रोत्साहित किया गया। ये जो कोश विज्ञान है, जिसको लेक्सिकोग्राफी कहते हैं,
अनेक प्रकार के कोशों के सृजन का एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया, क्योंकि 49 में जब हमने राजभाषा हिंदी को घोषित किया तो हमारे सामने बड़ा संकट था कि हिंदी के पास शासन प्रशासन के, ज्ञान विज्ञान के, तकनीक प्रौद्योगिकी के शब्दकोश और शब्दावलियाँ ये उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में कई प्रकार की समस्याओं का, चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, किंतु धीरे धीरे हमने लेक्सिकोग्राफी को महत्व दिया, यानी कोश विज्ञान को महत्व दिया, और अनेक स्तरों पर संस्थागत, व्यक्तिगत, प्रकाशन की संस्थाओं में, सरकार की संस्थाओं में कोश निर्माण पर बल दिया और एक भाषी, द्विभाषी, त्रिभाषी और बहुभाषा भाषी कोश, इनके निर्माण को प्रोत्साहित किया। इससे अनुवाद के कार्य को बल मिला, शक्ति मिली, और अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी केवल यही कोश नहीं, इसके साथ साथ हिंदी मराठी, हिंदी तमिल, हिंदी गुजराती, हिंदी पंजाबी, इस प्रकार के, और फिर इसके ठीक विपरीत मराठी, हिंदी, गुजराती, हिंदी तमिल, हिंदी तेलुगु, हिंदी उड़िया, हिंदी, इस तरह के कोश, इन पर भी बल दिया गया। और फिर संस्कृत से जोड़कर त्रिभाषी, चतुर्भाषी, बहुभाषी कोश ये भी बनाए गए। कोशों में भी अनेक प्रकार के कोश बने, केवल शब्द और अर्थ यह भी कोश बने, अनेक अर्थों को देना, पर्याय को देना, और इसके साथ व्याकरणिक कोटियों का बोध कराना। फिर उनके साथ साथ अगर द्विभाषी कोश बन रहा है तो उनके अर्थ, और अर्थ के साथ साथ यदि किसी को शब्द का प्रयोग करना सिखाना हो तो उसके अर्थ को समझकर, उसकी संदर्भ सापेक्षता को समझकर वह प्रयोक्ता भाषा का उस शब्द का प्रयोग कर सके, उसका बोध, उसकी जानकारी, उसका ज्ञान उसको प्राप्त हो सके। इसलिए ऐसे कोशों में सह प्रयोगों का प्रावधान भी किया गया, यानी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मुख्य प्रयोग और फिर उसके सह प्रयोग, इनको भी दिया गया। जैसे बासी शब्द है तो बासी कहाँ कहाँ जोड़ सकता है, जैसे भोजन, खाना, तो बासी खाना, पानी, बासी पानी, सब्जी, या खबर भी, खबर के साथ भी अगर पुरानी खबर हो तो बासी खबर, इस प्रकार के प्रयोग मिलते रहे हैं। तो हर भाषिक इकाई के अर्थ के प्रयोग को उसकी सीमा का संकेत करते हुए, यानी शब्द की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ शक्तियां भी होती हैं। हमारे यहाँ शब्द शक्ति के लिए अभिधा, लक्षणा, व्यंजना आदि, इसका विस्तार से विवेचन किया गया। हमारा शास्त्र जो है, हमारा व्याकरण जो है, वो इतना विराट क्षितिज लिए हुए रहता है। इसलिए सीमाओं को ध्यान में रखते हुए शब्द के प्रयोग की प्रयोक्ता को अपने मनस्थिति या स्थिति के अनुकूल शब्द का चयन करना होता है। तो कोशकार पर्यायों को भी देता है, समानार्थी को भी देता है, व्याकरणिक कोटियों को भी देता है, शब्दों के वैविध्यमय अर्थों को भी उद्घाटित करता है, और इसी तरह चित्र और आरेख से भी कोश को समृद्ध और संपन्न बनाया जाता है। कोश निर्माण की पद्धति में यदि कोशकार देश और विदेश के लोगों को ध्यान में रखकर कोश का निर्माण करे तो स्वाभाविक है कि जो हिंदी इतर, यानी उस भाषा से इतर प्रयोक्ता हैं, वो चाहे भारतीय हो या विदेशी हो। ये हम जानते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए समस्त भाषाओं का ज्ञान अर्जित करना यह सहज संभाव्य नहीं होता। इसलिए 2, 3, 4, 5, 8, 10 भाषाएं तो कोई सीख सकता है, लेकिन 500, 1000 भाषाएं सीखना, और विश्व की भाषाओं की बात करें तो हजारों में वो भाषाएं हैं, उन सबको जानना तो संभव नहीं होता। अब यदि हमारी इच्छा तमिल सीखने की, तेलुगु सीखने की, उड़िया मराठी सीखने की, पढ़ने की है, उसमें काम करने की इच्छा शक्ति है, तो ऐसे अध्येताओं के लिए, भाषा प्रेमियों के लिए कोशकार आरेखों का, चित्रों का उपयोग भी करता है। इस तरह से
ये जो चित्र और आरेख हैं ये अर्थ की बोधगम्यता में सहायक होते हैं। चित्र या आरेख उन शब्दों के अर्थ को संप्रेष्य बनाते हैं, सहज ग्राह्य बना देते हैं और जो अपरिचितता का बोध होता है वह समाप्त हो जाता है। पाठक चित्र को देखते ही समझ लेता है, जान लेता है कि यह क्या पदार्थ है, यह क्या वस्तु है। इसलिए कोश में इस दृष्टि से ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है कि एक भाषिक कोश में केवल उन्हीं चित्रों को दिया जाना चाहिए जो क्षेत्र के लोगों से अपरिचित हों, यानी क्षेत्र के लोग उन अवधारणाओं से अपरिचित हों। जैसे हिंदी कोश में ईख शब्द से सभी परिचित हैं, इसलिए उसके चित्र की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह द्विभाषिक कोश में यदि स्रोत भाषा के ऐसे शब्दों से सांकेतिक वस्तुओं, जीवों आदि के चित्र दिए जाने अपेक्षित हों, आवश्यक हों, तो उनको देना चाहिए, जिससे लक्ष्य भाषा भाषी या उसके प्रयोक्ता या उसके अध्येता या उसके ग्राहक यदि उसके कंसेप्ट को, उसकी अवधारणा को जानना समझना चाहें तो वो उससे परिचित हो सकें। जैसे हिंदी जर्मन कोश मान लीजिए कोई कोशकार निर्मित करता है, तो इस कोश में अगर जनेऊ शब्द आता है, अगर मंगलसूत्र शब्द आता है, अगर खड़ाऊं शब्द आता है, तो ऐसे में करघनी आ जाता है मान लीजिए, और हमारे वस्त्र, आभूषण, तमाम तरह के खाद्य पदार्थ, फल फूल या सब्जियां, इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आती हैं, हमारे आराध्य, हमारे लोकनायक, अगर इस तरह के कोई शब्द आते हैं तो उनको चित्र आदि को कोश में अंकित करके अर्थ को समझाने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। विश्व कोशों में इस प्रकार के चित्रों का प्रचलन है क्योंकि विश्वकोश किसी एक देश की शब्द संपदा का परिचायक नहीं होता। वह तो विज्ञान को, तकनीक को, उद्योग को, शिक्षा को, ज्ञान को, तमाम तरह के क्षेत्रों को, अद्यतन अधुनातन जानकारियों को समाहित करने वाला, अभिव्यक्ति प्रदान करने वाला वह कोश विश्वकोश होता है, जिसमें यंत्र की कार्य पद्धति को यदि समझाना हो, मान लो कंप्यूटर शब्द की प्रविष्टि है तो कंप्यूटर क्या होता है इसका चित्र देना होगा। अगर मोबाइल की प्रविष्टि है तो मोबाइल क्या होता है इसका चित्र वहाँ दिया जाता है। इसी प्रकार और बहुत सारे उपकरण, साधन, यंत्र, इन सब को यदि हम कोश में समाहित कर रहे हैं, खोजों को, अनुसंधानों को या अनुसंधान से प्राप्त उपलब्धियों को यदि हम कोश में दे रहे हैं तो निश्चित रूप से चित्रादि की सहायता से कोशकार उसे बोधगम्य बनाने का प्रयत्न करता है। उद्धरण और समय आदि की दृष्टि से भी कोशकार विशेष ध्यान रखता है। कोश में अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए बहुत से उद्धरण भी देने पड़ते हैं, देने चाहिए। इसकी परंपरा, इसकी परिपाटी हमारे यहाँ कोश निर्माण में संस्कृत में, हिंदी में या भारतीय भाषाओं में मिलती है। इन उद्धरणों का चयन निम्न आधारों पर किया जाना चाहिए। किस शब्द के, भाषा विशेष के प्रथम प्रयोग का उद्धरण, यानी अगर हम किसी शब्द की प्रविष्टि दे रहे हैं तो किसी भाषा विशेष की प्रविष्टि दे रहे हैं तो उसके प्रथम प्रयोग का उद्धरण, सुप्रसिद्ध परिभाषा के संदर्भ में दिया गया उद्धरण, किसी विषय के वर्गीकरण के रूप में दिया गया उसका उद्धरण, या पौराणिक और ऐतिहासिक घटना, पात्र, इन सब के शब्द प्रमाण रूप में प्रस्तुत किए जाएं, ऐसे उद्धरण। किसी प्रविष्टि की उद्धरणीय व्याख्या उसके रूप में यदि कहीं पर मिलती है तो उसको भी उद्धृत किया जाए। किसी शब्द की, किसी अर्थ विशेष की प्रविष्टि, छाया को व्यक्त करने वाला उद्धरण यदि हो तो वह भी दिया जाए। इसलिए जहाँ कहीं भी कोशों में शब्दार्थ का विवेचन होता है, प्रस्तुति होती है, व्याकरणिक कोटियों को दिया जाता है, प्रयोग बाहुल्य को उद्धृत किया जाता है, तो सामान्यतः काल क्रमानुसार ये उद्धरण दिए जाते हैं, दिए जाने चाहिए। यानी पहले कौन कवि था, कौन लेखक था, फिर उसके बाद कौन आया,
फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, उस क्रम से यदि उद्धरण दिए जाते हैं तो वो उसकी एक वैज्ञानिक पद्धति का निर्वाह माना जाता है। कोश में ऐतिहासिक व्यक्तियों या घटनाओं, किसी शब्द के किसी भाषा में प्रथम प्रयोग, किसी अप्रयुक्त शब्द के अंतिम प्रयोग के साथ समय, सन, संवत, इनका भी उल्लेख यदि किया जाए तो वह अधिक सार्थक, अधिक तार्किक, अधिक वैज्ञानिक ऐसा माना जाता है। कोश में संक्षेप सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब जो कोश आदि निर्मित होती है, लेक्सिकोग्राफी से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ होते हैं, जो कोश कला को, कोश के मर्म को, कोश निर्माण की प्रविधि और प्रक्रिया को जानते हैं, उसके लक्ष्य और अपेक्षाओं से परिचित और अवगत हैं, उनमें उनको ये ज्ञात होता है कि कोशों के अंतर्गत बड़ी बड़ी व्याख्याएं, बड़ी बड़ी अर्थ छटाएं, इनको देने की गुंजाइश या संभावना नहीं होती। इसमें स्थान कम होता है, अपेक्षाएं, प्रविष्टियां अधिक होनी चाहिए। इसलिए अधिक से अधिक ज्ञान को समाहित करने का प्रयत्न इन कोशों में किया जाता है और किया जाना भी चाहिए। इसी को गागर में सागर भरने वाला, यह संदर्भ सापेक्षता का निर्वाह करने वाला ऐसा दृष्टिकोण कोशकार का होता है। इस दृष्टि से कोश निर्माण पद्धति में कुछ बातों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जहाँ तक संभव हो, वाक्यात्मक अभिव्यक्ति को एक शब्दीय अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त किया जाए। जैसे पीले हैं वस्त्र जिसके, इसको हम पीतांबर कहकर अपना काम चला सकते हैं। यानी कुल मिलाकर जहाँ अतिव्याप्ति या अवांछित व्याप्ति यह हो, उसे कम करना चाहिए। जैसे बहुमूल्य को वह जिसका मूल्य बहुत हो, अत्यधिक हो, ऐसे किसी शब्द के स्थान पर हम अमूल्य कहकर या बेशकीमती कहकर उसका निर्वाह कर सकते हैं। वैयाकरणिक संकेतों को भी कोश में विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। जैसे संयुक्त क्रिया क्या है तो वो उसको कैसे लिखना है, क्रिया को क्री से लिखना है, विशेषण को वी से लिखना है। विशेष संकेतों में प्राणी यानी प्राणी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इन सब को बहुत संक्षिप्त प्रयुक्ति के रूप में, जिसको एब्रीविएट करना भी कहते हैं, उस तरह से प्रयोगों को और सांकेतिक दृष्टि से अगर प्रयोग करने हैं तो अल्पकालिक, अप्रासंगिक, इस तरह के प्रयोग करके संक्षेप रूप में उनको दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कोश में पिष्ट पेषण से बचने के लिए अन्योन्य संदर्भों का प्रयोग करना चाहिए। पिष्ट पेषण का मतलब है आवृत्ति दोष, यानी पहले के कोशकारों ने जो चीज़ें अपने कोशों में समाहित की हैं उनको यथावत अपने कोश में भी समाहित करना यह उतना स्वागत योग्य नहीं होता। हम किसी अन्य प्रकार के उदाहरणों से, किसी अन्य प्रकार के संदर्भों से अगर उनको कोशों में समाहित करते हैं तो वो अधिक तार्किक, अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। इस प्रकार कोश निर्माण प्रक्रिया में उपयुक्त बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करके, यानी इन सब बिंदुओं पर जिनकी चर्चा हमने की, अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो एक व्यवस्थित, एक क्रमबद्ध, एक वर्ण क्रमानुसार निर्मित सफल सार्थक शब्दकोश का निर्माण संभव होता है। अब क्योंकि कोश कला, कोश विज्ञान, इसकी जानकारी, इसका बोध होने के बाद एक और बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है राजभाषा के प्रयोक्ता के लिए या अनुवाद के आश्रय में जाने के लिए उस भाषा कृत्य कार्य आदि के प्रयोक्ता को कोश देखना भी आना चाहिए। यह भी एक कठिनाई है क्योंकि अंग्रेजी में तो 26 वर्ण हैं ए से जेड तक, और वो प्राथमिक शिक्षा से लगभग अंग्रेजी को पढ़ना रटना इसकी एक परिपाटी बनी हुई है। लेकिन हिंदी की वर्णमाला बड़ी वर्णमाला है, उसमें स्वर हैं, व्यंजन हैं, संयुक्त हैं, आधे हैं, अनुस्वार है, अनुनासिक है, अल्प विराम है, विराम है, इन सब को भी उसे ज्ञात होना चाहिए।
और जो वर्ण क्रम है वह बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको भी ध्यान में रखते हुए कोश देखना आना चाहिए। तो हिंदी के या भारतीय भाषाओं के कोश क्रम को, कोश में वर्णमाला के क्रम को ध्यान में रखना यह अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है। कोश निर्माण अत्यंत श्रम साध्य, साधना साध्य और कठिन कार्य तो है, जिसके निर्माण में वैज्ञानिकता की रीति का पालन करते हुए क्रमबद्धता एवं वस्तुनिष्ठता पर बल दिया जाता है। कोशकार कोश के अंतर्गत नए, पुराने, संदर्भ सापेक्ष, प्रासंगिक, अप्रासंगिक सभी शब्दों का, आगत शब्दों का और अनुकूलित शब्दों का और लिप्यंतरित शब्दों का, सभी का, देशी विदेशी, इन सब का प्रयोग कोशकार करता है, क्योंकि कोश की अपेक्षा आवश्यकता में वह प्रासंगिक लगता है। इसलिए ऐसे शब्दों, ऐसी संकल्पनाओं, ऐसी अवधारणाओं को, ऐसे विषयों के संकलन को, उनके अर्थ, उनकी वर्तनी, उनका उच्चारण, उनके स्रोत, उनकी धातु, उनकी व्याकरणिक कोटियाँ, उनके पर्याय रूप, उनके विलोम शब्द, उनके निर्माण में सहायक उपसर्ग, प्रत्यय, उनके प्रतिशब्द आदि, इन सब की अद्यतन जानकारी कोश निर्माता को होनी चाहिए, ताकि कोश के उपयोग से जुड़ने वाले भाषा प्रयुक्ताओं को उसका लाभ मिल सके, उसकी प्रामाणिक जानकारी वहाँ तक पहुँच सके। इसलिए पाठक या प्रयुक्ताओं को ध्यान में रखते हुए कोशकार कोश का निर्माण करता है कि उसके कोश से किस वर्ग को, किस क्षेत्र के भाषा प्रयुक्ताओं को लाभ होना है, वह उनकी अपेक्षा, उनकी ज्ञान की सीमा, उनके शब्द ज्ञान की अवधारणा या अपेक्षा, इन सब को ध्यान में रखकर वह कार्य करता है। इसलिए कोश में केवल कोशकार ही नहीं, प्रयोक्ताओं का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि प्रयोक्ता कोशकार को प्रेरित करते हैं कि हमें, हमारी अपेक्षा में ये चीज़ें वांछित हैं, इनका ध्यान कोशकार को रखना है। सामान्य जन हो या विश्वविद्यालय में विषय की विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले प्राध्यापक हों, शिक्षक हों, सभी कोश के प्रयोक्ता होते हैं। और अन्य भाषा भाषी भी, यानी दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ने वाले, तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ने वाले, या किसी भी भारतीय भाषा को हम दूसरी, तीसरी, चौथी या विदेशी भाषा के रूप में पढ़ने वाले, या हमारी मातृभाषा से इतर भाषा के रूप में पढ़ने वाले, बहुत सारे सभी प्रकार के लोग होते हैं, अध्येता होते हैं। उन सब की ज़रूरत या आवश्यकता को, अपेक्षा को कोशकार पूरा करना चाहिए। इसलिए निर्माण करते समय कोश का वह एक बड़े व्यापक क्षितिज और फलक को अपने सामने रखता है। यही कोश की निर्मिति की सार्थकता भी होती है, यही पिष्ट पेषण से बचाने का उपक्रम भी होता है। इसलिए कोश का प्रयोग करना और उससे लाभान्वित होना यह एक कला है, जिसे सीखने के लिए कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। इस संदर्भ में सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण है वो है वर्णानुक्रम से कोश का निर्माण। यानी वर्ण क्रम क्या है, अ आ इ ई क ख ग घ, ये जो है। और फिर शब्द निर्माण जब होता है तो हर शब्द के निर्माण में हम वर्ण क्रमानुसार शब्दों की व्यवस्था को भी समझ सकें, क्योंकि यह आद्योपांत, प्रारंभ से अंत तक शब्दों की निर्मिति इन वर्णमाला के तमाम वर्णों के प्रयोग से होती है। उसमें स्वर और व्यंजन सबका आगमन होता है। तो कोशकार अपने कोश के शब्दों का संकलन करते हुए इस वर्ण क्रम को विशेष रूप से ध्यान में रखता है, रखना चाहिए, क्योंकि इससे कोश के अध्येता को, कोश से उपकृत होने वाले, लाभान्वित होने वाले भाषा के प्रेमी को, पाठक को वर्ण क्रम से शब्द खोजने में अत्यधिक सहायता या मदद मिलती है। अगर ऐसा न हो तो फिर कोश की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। इसलिए इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात, वर्ण क्रम के हिसाब से, वर्ण क्रम के अनुसार कोश को व्यवस्थित करना, निर्मित करना, यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो मित्रों, वास्तव में कोश क्या है, कोश का
उद्देश्य या प्रयोजन क्या है, कोश की संरचना, उसकी निर्मिति की सैद्धांतिकी क्या है और किन को ध्यान में रखकर, किस वर्ग को, किस भाषा भाषी को, किस पाठक समुदाय को, किस आयु वर्ग के भाषा अध्येताओं को ध्यान में रखकर और अनुवाद को, प्रयोग को, अनुप्रयोग को, भाषा अर्जन को, भाषा सीखने की तमाम तरह की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर कोशकार कोश का निर्माण करता है और अपने से पहले उपलब्ध कोशों से अधिक सार्थक, अधिक उपयोगी वह उस नए कोश को बनाने का प्रयत्न भी करता है। मित्रों, कोश का संबंध राजभाषा से, अनुवाद से अभिन्न संबंध है और निश्चित रूप से राजभाषा के प्रयोग अनुप्रयोग में यदि अनुवाद की भूमिका असंदिग्ध है तो अनुवाद को सार्थक बनाने, उसको मीनिंगफुल बनाने में कोशों की भूमिका, शब्दावली की भूमिका यह भी असंदिग्ध है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।